कल थर्मोडायनेमिक्स में? बताओ बताओ। हेलो। So, heat capacity. हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा टर्म होता है रिवर्सिबल। यहाँ पे आज बहुत कौन सा ज्यादा लेक्चर है? आज कौन सा लेक्चर है सर? कौन सा लेक्चर है? तुम क्लास नहीं किए थे क्या कल? नहीं सर। तो बताओ कौन सा होना चाहिए, उससे पहले वाला सेकंड। किए थे? तो ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज होगा यहाँ पे। तो इसको समझने का मतलब पहले हम लोग रिवर्सिबल के बारे में देखते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के बोलेंगे। रिवर्सिबल ऐसे तुम लोग जानते हो जो दोनों डायरेक्शन में चले वो रिवर्सिबल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस को अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जो कि इनफाइनाइट स्टेप्स में अकर करता है। मतलब इट अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स एंड इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, और उसको होने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम लगेगा और इनफाइनाइट स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग इस टाइप का सेटअप अज्यूम करें, ठीक है, जैसे गैस वाला ही है, गैस पिस्टन वाला। इस कंटेनर में यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे गैस है। ठीक है, और ये पिस्टन का कुछ मास होगा, ये पिस्टन ऊपर नीचे कर सकता है। तो ऊपर से देखो ये एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, और नीचे से क्या लग रहा है, यहाँ से प्रेशर ऑफ द गैस। नीचे ऑब्वियसली अंदर से तो प्रेशर ऑफ द गैस एक्सर्ट करेगा ना इस पिस्टन के वॉल पे, और ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो होगा। हम लोग यहाँ पे ऐसे अज्यूम करते हैं कि इसमें एक हीप ऑफ सैंड, हम लोग थोड़ा सा हीप ऑफ सैंड इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, पिस्टन के ऊपर हीप ऑफ सैंड प्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से सैंड का हीप है, उसको प्लेस कर दिया। तो जैसे इसके ऊपर प्लेस करोगे वापस से ये फिर पिस्टन फिर से वापस इक्विलिब्रियम में आएगा, आएगा ना। थोड़ा सा वेट उस पर गिरेगा तो वापस वो थोड़ा सा नीचे आएगा, कंप्रेस होगा गैस, फिर वापस वो इक्विलिब्रियम पे आएगा। कर रहे हैं हम लोग ये हीप ऑफ सैंड में हम लोग क्या करके एक एक सैंड का पार्टिकल, ठीक है, के पार्टिकल्स को हम लोग एक एक करके रिमूव कर रहे हैं। सिंगल सैंड के पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, एक सैंड के पार्टिकल को लिए इसको एक एक निकालते जा रहे हैं। तो देखो सैंड का पार्टिकल अगर हम लोग निकाल दिए एक एक करके, तो बताना यहाँ पे इसके इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आ रहा होगा क्या? एक अगर मान लो पहले स्टेप में हम लोग क्या किए, एक सैंड का पार्टिकल हटाए, तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा या वो पहले जितना था वैसे ही रहेगा? बताओ। सर नहीं होगा। तो समझ रहे हो, सैंड का पार्टिकल, एक सैंड का पार्टिकल है, कितना माइक्रो लेवल का वो चीज है, उसका वेट क्या होगा, बहुत ही छोटा क्वांटिटी होगा वो, है ना। तो ऑब्वियसली चेंज तो उस सैंड के पार्टिकल का भी तो वो तो मैटर है, ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ तो वेट है ना। यस सर। तो उसकी वजह से वो चेंज जरूर हो रहा होगा वहां पे, बट चेंज इतना छोटा होगा, मतलब उसको हम लोग टेंडिंग टू जीरो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं वो चेंज जो हो रहा होगा उसको टेंडिंग टू जीरो बोल सकते हैं हम लोग। बहुत छोटा क्वांटिटी है, मतलब वो जीरो के बहुत ही करीब होगा। तो ऐसा ही कुछ सीन होगा, बताओ। यस सर। अगर हम लोग एक एक करके ऐसे ही सैंड पार्टिकल रिमूव करते हैं, मतलब हमको सारे सैंड पार्टिकल्स को हटाना है, पूरा जितना भी हीप ऑफ सैंड है उसको पूरा रिमूव करना है। और उसके लिए हम लोग स्टेप्स ये क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेप्स जो फॉलो कर रहे हैं वो एक बार में एक सैंड पार्टिकल को हटा रहे हैं हम लोग।
फिर दूसरे बार में सेकंड स्टेप में दूसरा सैंड पार्टिकल, इसी तरह हम लोग करते जाएंगे। तो ये बताओ, ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को करने के लिए इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे होंगे काउंटेबल तो नहीं होगा ना? वो सैंड का पार्टिकल काउंट कर सकते हो क्या? नो सर। तो स्टेप्स जो, अगर हम लोग एक एक सैंड पार्टिकल रिमूव कर रहे हैं तो स्टेप्स क्या होंगे? इनफाइनाइट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, और टाइम भी क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम इन्वॉल्व होगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, कि जिसमें इनफाइनाइट स्टेप्स और इनफाइनाइट टाइम इन्वॉल्व हो रहा होगा। और यहाँ पे दूसरा एक चीज ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स and opposing force is infinitesimal small quantity। समझ रहे हो? इनफाइनाइटसिमल स्मॉल मतलब बहुत ही छोटा क्वांटिटी होगा। किसके किसके बीच में डिफरेंस बोला जा रहा है? डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स मतलब प्रेशर एक्सटर्नल, और माइनस प्रेशर ऑफ द गैस। इसका जो डिफरेंस होगा, मान लेते हैं हम लोग डीपी, ठीक है? तो ये डिफरेंस जो डीपी का वैल्यू होगा, ये क्या बोल सकते हैं हम लोग? टेंडिंग टू जीरो। समझ रहे हो? क्योंकि एक सैंड पार्टिकल अगर हम लोग हटाए तो उसकी वजह से जो प्रेशर में चेंज आ रहा होगा, तो वो प्रेशर में चेंज जो डीपी हम लोग लिख रहे हैं, ये टेंडिंग टू क्या होगा? जीरो, हर एक स्टेप पे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो? नो सर। हाँ, एक और पॉइंट होता है इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में, कि एट ईच स्टेप सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हर एक स्टेप पे, मतलब एक सैंड पार्टिकल को हटाए हम लोग, उसके बाद क्या होगा? वापस से फिर से एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। तो हर एक स्टेप के बाद सिस्टम और सराउंडिंग हर एक स्टेप पे आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कि जहां, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, कि प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर का वैल्यू जो है हर मोमेंट पे या हर एक स्टेप पे चेंज हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली एक सैंड पार्टिकल हटाओगे तो उसका वो चेंज, कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा होगा। चेंज भले ही बहुत छोटा है, बट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे लिखे हैं डीपी टेंडिंग टू क्या है? ये जीरो है। इतना छोटा है चेंज कि वो उसको हम लोग टेंडिंग टू जीरो बोलते हैं। और हर एक स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग जो हर एक स्टेप के बाद वो आपस में इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और यहाँ पे ये सिस्टम और सराउंडिंग जो हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम में रहता है, इसलिए इसको क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस भी बोला जाता है। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक, स्टैटिक मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, हर एक स्टेप के बाद वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो इसलिए क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस को। सर यहाँ चलो, स्टैटिक यूज क्यों किया गया? क्योंकि हर एक स्टेप के बाद वो प्रोसेस स्टैटिक हो जा रहा है ना, इक्विलिब्रियम पे आ जा रहा है, तो इसलिए स्टैटिक प्रोसेस यूज किया गया है, स्टैटिक टर्म यूज किया गया है। यस। तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इसके बाद इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा था, अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में का जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा हो रहा था, टेंडिंग टू जीरो। बट यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे?
इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल माइनस प्रेशर ऑफ ए गैस, इसका वैल्यू जो होगा ये डेल्टा पी एक लार्ज वैल्यू होगा, ठीक है, ये स्मॉल वैल्यू नहीं होगा, ये कंसिडरेबली सिग्निफिकेंटली लार्ज वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इसके लिए। तो अगर इस टाइप का केस है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये इट अकर्स इन फाइनाइट स्टेप्स, ठीक है, इन फाइनाइट स्टेप्स, तो मतलब उतने स्टेप्स में होगा जिसको हम लोग इजिली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट स्टेप्स एंड फाइनाइट टाइम। और ये पॉइंट तो लिख ही दिया, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज लार्ज, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स and opposing force is large, or it occurs against constant external pressure, ये भी important point है। constant external pressure, ठीक है। और हाँ, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग देख रहे थे कि सिस्टम और सराउंडिंग जो है हर एक स्टेप के बाद वो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, सिस्टम और सराउंडिंग सिर्फ इनिशियल और फाइनल उन्हीं दोनों पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जब प्रोसेस हो रहा होगा उस समय वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, एक इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल स्टेज जो होगा, इनिशियल स्टेप जो होगा वहां पे इक्विलिब्रियम में होगा, और उसके बाद जब वो फाइनल स्टेप पे पहुंच गया उस समय इक्विलिब्रियम में होगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग जो है सिर्फ दो ही जगह इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दो ही स्टेप पे, एक इनिशियल स्टेप और दूसरा फाइनल स्टेप पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम with surroundings at only initial and final stage, ठीक है। ये डिफरेंस है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में। आवाज आ रहा है या नहीं? हेलो, सर आ रहा। नहीं आएगा तो बोलना। नोट कर रहे हो तुम लोग? सर बंद हो गया, नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर। स्क्रीन तो दिख ही रहा। सर वो दूसरा चीज खुल गया था। ठीक है, लिख लिया इसको। यस सर। चलो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ कुछ वर्क के कैलकुलेशन का कैसे करते हैं। तो वर्क का कैलकुलेशन करने के लिए
पहले वर्क का फॉर्मूला देखना होगा हम लोगों को। यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला कैसे आता है, तो जैसे वही पिस्टन वाला ही केस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे आएगा, जो DW होता है दैट इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल से फाइनल, ठीक है। यहाँ पे DW को इंटीग्रेट करेंगे और वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये एक्चुअली देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो जैसे ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, apparatus है हमारा, यहाँ पे कुछ इस टाइप का, ऐसे यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इस टाइप का पिस्टन है, यहाँ से ये पिस्टन का हैंडल है। अब ये पिस्टन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये उसके ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर P है, और इस फिक्स पिस्टन का जो फिक्स्ड पॉइंट है, या फिर चलो यहाँ से ही हम लोग देखते हैं, ये जो टॉप पॉइंट है, ये कंटेनर का जो टॉप पॉइंट है, इससे ये वाला पिस्टन का जो सरफेस है, जहाँ पे ये डिस्टेंस अगर x एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, और टोटल लेंथ ऑफ द कंटेनर को हम लोग L एज्यूम करते हैं, लेंथ ऑफ द कंटेनर टोटल L एज्यूम कर रहे हैं। तो ये वाला स्पेस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया L minus L X. x, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है एक्चुअली ये L माइनस एक्स तक ही है, यही है हमारा सिस्टम ना, जहाँ तक गैस Yes, भरा sir. हुआ है यही तो ये हमारा सिस्टम L माइनस एक्स तक। L माइनस एक्स तक अगर सिस्टम है, और इस ये जो पिस्टन है, इसका हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं A। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, ठीक है। समझ रहे हो बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका Yes, A sir. है। तो यहाँ पे जैसे फोर्स का, जैसे फिजिक्स में भी ये पढ़े होंगे, जब भी हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं DW, तो एक्चुअली सॉरी वर्क का जब कैलकुलेशन करते हैं तो वर्क एक्चुअली क्या होता है F इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट। और अब यहाँ पे देखो, अब ये फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स के टर्म में, तो फोर्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, प्रेशर आ गया। प्रेशर के टर्म में हमको रिलेट करना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया Force point. होता है। F को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P इंटू ए, सकते हैं, बोलो। Yes, sir. अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, बताओ। सिस्टम का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, V जो है, अगर हमारा So जो L सिस्टम minus एज्यूम किए, X into A. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसका लेंथ जो है ये कहाँ से कहाँ तक, L माइनस एक्स तक है। तो हमारे सिस्टम का जो वॉल्यूम हो जाएगा V, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू L माइनस एक्स इंटू A, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं DV, और यहाँ पे इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो L इंटू ए, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और यहाँ पे देखो A इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा, A तो कांस्टेंट ही है, तो A तो बाहर निकल गया, और x का सॉरी x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dx, ठीक है। Yes, sir. dv इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी एक्स, इसको जब डिफरेंशिएट किए हम लोग तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, f के जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, dw इज इक्वल टू f के जगह पे आ गया, फोर्स के जगह पे प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। आ रहा है ये, हेलो, क्या है यहाँ तक, So फिर से point बोलिए ना कुछ आपने जो बोला. बोला f के जगह पे प्रेशर इंटू एरिया पुट किए बस। Yes, sir. अब यहाँ से देखो dv इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स है, तो यहाँ से dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +1 बाय ए dv पुट कर सकते हैं, Yes, sir. तो यहाँ पे पुट कर दो।
P इंटू ए इंटू डी एक्स के जगह पे हम लोग पुट कर दिए -1/a dv। ठीक है, तो ए कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, क्या बच गया, यस सर। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -p इंटू dv आ गया। तो यस यही सर। हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -p, और ये p क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है वो p है, और इंटीग्रेशन ऑफ dv। ठीक है, और ये डी डब्ल्यू, इसको इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल v1 से v2, और ये इनिशियली जो आएगा ये पूरा इंटीग्रेट करके हमको वर्क डन देगा। यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू ये क्या आ गया, माइनस, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dv। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया वर्क डन का। इंटीग्रेट सो कर देंगे इसको। एक्सटर्नल एजेंट या फिर सिस्टम में? ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला, क्या बोल रहे हो, वर्क डन, सर वर्क डन बाय सिस्टम है। वर्क डन, ये वर्क डन का फॉर्मूला हुआ। वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, वो दोनों हो सकता है। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला है, वो तो साइन कन्वेंशन से पता कर लोगे ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या बाय द सिस्टम है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे अगर हम लोग वर्क डन जनरली देखेंगे तो ये गैस वाला ही सेटअप देखेंगे, तो वर्क डन बाय गैस ही लिख लो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे गैस वाला ही सीन रहेगा। तो ये जैसे एग्जांपल भी एज्यूम किए हैं, तो ये पिस्टन अंदर में गैस ही है। ठीक है, अगर ग्राफिकली इसको देखना चाहोगे तो ग्राफिकली जैसे इसको अप्लाई करें हम लोग, तो ये कुछ इस तरह का प्रेशर वॉल्यूम के बीच में अगर कर्व हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो तुम लोग अभी इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो क्या, एरिया अंडर थोड़ा कर्व। बहुत। तो ये जो है ना, इसको इंटीग्रेट, ये कर्व अगर प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हमको कर्व दिया रहेगा, ठीक है, सर तो इसका एरिया। इसको इंटीग्रेट करने पे ही हमको वर्क डन मिल रहा है ना। तो इसका जो यस सर। ये जितना ये कर्व जितना एरिया इंक्लोज कर रहा होगा, वही हमको वर्क डन देगा। तो ग्राफ के हेल्प से भी हम लोग, अगर ग्राफ दिया हुआ एरिया ऑफ द कर्व अगर हमको पता है, उसको इंटीग्रेट कर लोगे, एरिया अंडर कर्व निकाल लोगे, लिमिट पुट करोगे ना यहाँ से v1 से v2, यस तो सर। ये तुमको पूरा टोटल वर्क डन दे देगा। तो टोटल वर्क डन ग्राफ के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये ग्राफ के थ्रू क्या मिल जाएगा हमको, एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, पीवी कर्व के अंडर जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन देगा। और यहाँ से वर्क डन, मॉड्यूलस ऑफ वर्क डन, मतलब इनको मैग्नीट्यूड में कितना वर्क डन हुआ, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद देखोगे कि वो एक्सपेंशन वर्क है या फिर कॉम्प्रेशन हो रहा है, उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन यूज कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला, नोट करो फटाफट। ठीक है, हो गया। यस सर। चलो, तो ये होगा। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ वाले ही क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा पहले हम लोग देखते हैं, जैसे ये प्रेशर और वॉल्यूम का ही कर्व दिया हुआ है, कर्व नहीं है ये ग्राफ, ये कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये 2 atm है प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया हमको 1 लीटर,
और ये वॉल्यूम दिया गया 4 लीटर। चलो इसमें फटाफट वर्क डन बताओ तो। 6 जूल। 6 जूल। जूल कहाँ से आ गया? तो एक साइन के साथ बताना, मैग्नीट्यूड नहीं, साइन साइन कन्वेंशन के साथ। सब -6। हेलो, कितना आया? So -6। -6 So -6 ATM पर लीटर। पर लीटर? एटीएम लीटर आएगा ना यार यहाँ पे। जैसे तुम एरिया अंडर कर्व ही कर लो, क्योंकि यहाँ एरिया अंडर कर्व अगर हम लोग डायरेक्ट निकाल लें तो ये हमको वर्क डन दे देगा ना पूरा। यस। तो एरिया अंडर कर्व करो, देखो प्रेशर अगर So 2 एटीएम -6 ATM लीटर। तो एक यहाँ से हो गया, लेंथ हो गया हमारा 2 एटीएम, और विड्थ कितना हो जाएगा? 3। 3 लीटर। तो 2 × 3 ये कितना हो गया? 6 एटीएम लीटर हुआ। 6 एटीएम लीटर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब साइन तुमको पुट करना है, तो साइन देखो, साइन देखने के लिए क्या देखोगे यहाँ पे? ये एक्सपेंशन वर्क है या कंप्रेशन वर्क है? वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क है, मतलब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन वर्क हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन के साथ -6 एटीएम लीटर हो गया, तो वर्क डन ये हो गया। एटीएम लीटर जो है ये भी एक वर्क का ही यूनिट है। इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो इसका एक कन्वर्जन होता है। 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू, जूल से रिलेशन होता है 101.3 जूल। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर जूल में आंसर पूछा गया है तो उसको बस 101.3 जूल से मल्टीप्लाई कर दोगे। या फिर एनर्जी का एक और यूनिट होता है कैलोरी। कैलोरी में भी अगर पूछा गया तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। यस। तो एक बार जूल में पता कर लिया तुम लोग, तो कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो सिम था। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग प्रेशर वॉल्यूम का कुछ। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, सर्कुलर। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है। ये दिया हुआ है, यहाँ से ये वॉल्यूम है, ये 1 लीटर, इधर 4 लीटर, ये है 2 एटीएम, पॉइंट है 5 एटीएम। चलो इसका वर्क डन निकालना है। सर टोटल वर्क डन। हम्म सर 0। टोटल वर्क डन 0? क्यों? सर पहले गैस वर्क डन किया तो एक्सपेंशन हुआ, फिर ऊपर से फिर अगेन जब प्रेशर बढ़ गया एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, फिर तो वापस अपने स्टेज पे आ गया वो। कहाँ वापस अपने स्टेज पे आया?
किसको तुम इनिशियल और किसको फाइनल मान रहे हो यहाँ पे? थोड़ी ना तुमको कुछ मेंशन किया हुआ है। सिक्स। सिंपल सा, तुमको कर्व दिया हुआ है ना, कर्व दिया हुआ है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग? बता ही तो है, कर्व अगर बना हुआ है कर्व, उसी में तो अंदर वर्क डन है, तो कर्व जो एरिया इनक्लोज कर रहा होगा वही वर्क डन होगा। तो ये क्या है, ये किस टाइप का कर्व बन रहा है? ये तो सर्कल है ना। यस सर। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? सर 9 पाई। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब देखो आर यहाँ पे 3/2। क्या है हमारा, आर का वैल्यू दोनों साइड से सेम ही आना चाहिए, ठीक है। अगर अलग आ रहा है तो फिर नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ से डायमीटर दोनों साइड से सेम आना चाहिए, तो यहाँ भी देखो 3 का डिफरेंस है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी 3 का डिफरेंस है। तो आर हो गया हमारा 3/2। तो पाई इंटू 3/2 और का होल स्क्वायर, और यूनिट वही, एक साइड एटीएम है और एक साइड लीटर है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये कर लोगे सॉल्व, ठीक है। पाई इंटू 9/4 एटीएम लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे साइन बताना है। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क होगा या पॉजिटिव, बताओ। तो इस केस में ध्यान देना, केस में हम लोग ऐसे तो नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट साइकिल ही है ना, पूरा सर्कल में ये घूम रहा है, समझ रहे हो। तो हम लोग एक्सपेंशन या कंप्रेशन बता यस सकते हैं सर। क्या ऐसे? तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन अलग फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। साइकिल अगर इस टाइप का सर्कल वाला दिया रहेगा तो इसमें हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, दो डायरेक्शन पॉसिबल होता है इसमें सर्कुलर मोशन में। तो क्लॉकवाइज वर्क अगर है तो क्लॉकवाइज वर्क को नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो, या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है। तो ये साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। अगर क्लॉकवाइज वर्क दिया हुआ है तो डायरेक्शन देख लोगे, क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो नेगेटिव वर्क डन, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव माइनस, ठीक है। फिजिकली कैसे रिप्रेजेंट कर हम्म, क्या बोल रहा हूँ? सर? फिजिकली कैसे? क्या फिजिकली? सर जब रिएक्शन हो रहा है तो सर वो क्या? रिएक्शन से इसको अभी थोड़ी हम लोग डील कर रहे हैं, ये तो अभी केमिकल रिएक्शन वाला वो अलग पार्ट है। सो वो जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है सो उसमें कैसा ये? एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन इसमें ऐसे बता ही नहीं सकते हैं ना हम लोग, ना तो कंप्लीट एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि वो तो पूरा साइक्लिक वर्क हो रहा है ना, साइकिल में ये घूम रहा है। तो एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन उस हिसाब से हम लोग इसमें नहीं बात करते हैं, ठीक है। इसलिए तो हम लोग डिफरेंट इसमें ले आए, सर्कुलर वर्क अगर दिया रहेगा तो इसमें क्लॉकवाइज और दूसरा पैटर्न आ जाता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के टर्म में हम लोग बात करते हैं। तो सर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है? फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब? तो कोई जब प्रैक्टिकली हो तो ये किस टाइप का शो कर रहा फिजिकल चेंज? किसी प्रोसेस पे अप्लाई कर रहे हैं, अब रिएक्शन पे थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। कोई भी प्रोसेस है, ये थ्योरेटिकली ऐसा बोल दिया गया है कि सर्कुलर वर्क हो रहा है। यस। इसको किसी केमिकल रिएक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। चलो यहाँ देखो, एक और क्वेश्चन दे रहा है।
प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। जो ये इस टाइप का है, ए बी सी डी। वन लीटर, 4 लीटर, 5 ATM, 2 ATM, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें अलग अलग करके निकालना सारे प्रोसेस का, ए से बी वाला प्रोसेस का वर्क डन, ठीक है। उसके बाद टोटल वर्क डन सबको ऐड करके करोगे, ठीक है। वर्क डन ए बी, वर्क डन बी सी, यस सर। वर्क डन सी डी, और वर्क डन डी ए। उसके बाद एक पहले ये सबको अलग अलग निकालो, उसके बाद टोटल वर्क डन भी निकालना है। चलो करो तो। सर फर्स्ट का 0। करो पहले पूरा कर लो, एक एक करके मत बताओ, सब बताओ। सर सारा हो। ठीक है, करने दो अभी सबको। हो गया सबका? हेलो, बाकी लोग कर लिए सब लोग? अरे बाकी लोग क्या सो रहे हो क्या यार? किए हो हाँ या नहीं, रिप्लाई करो। यस सर। और बाकी लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? हेलो यस हेलो। सर। चलो देखो, वर्क डन ए बी क्या हो जाएगा, ए बी रीजन में वर्क डन क्या होगा, ए बी प्रोसेस में 0। 0। तो देखो, डीवी वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। तो डीवी यहाँ पे वॉल्यूम चेंज है क्या, ए बी प्रोसेस में वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, ये वाले रीजन में देखोगे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 है। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा टी अगर 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो ये वर्क डन 0, और ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। यस सर। आइसोकोरिक प्रोसेस बोल सकते हैं क्योंकि डीवी यहाँ पे 0 है, चेंज वॉल्यूम इन वॉल्यूम कांस्टेंट। 0 है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक। वर्क डन बीसी में क्या होगा, बीसी में, सर -15 ATM। बीसी प्रोसेस में, चलो, तो माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना है, 3 लीटर, और प्रेशर पी एक्सटर्नल कितना है, 5 ATM, तो 5 इंटू ये 15 लीटर एटीएम। अब साइन देखना है तुमको, प्लस होगा या माइनस, तो एक्सपेंशन वर्क हो रहा है तो माइनस, ठीक है। और ये प्रोसेस कौन सा होगा, आइसोबारिक, यस सर। कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन सीडी में क्या होगा बताओ, सीडी वर्क डन, हम्म, वर्क डन सीडी में क्या होगा, सर 0 ही होगा। 0, ठीक है। ये हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है इस रीजन में भी,
तो वर्क डन इन CD ये भी 0 हो गया, ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस है क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 है। वर्क डन DA So -6 ATM. माइन So sorry, 6 माइनस ATM 6 प्लस, देखो यहाँ भी plus वॉल्यूम चेंज कितना है, 3 का है चेंज और प्रेशर है 2, तो ये हो गया 6 लीटर ATM। अब यहाँ पे साइन हमको देखना है, कंप्रेशन है या एक्सपेंशन वर्क है। डी से ये जब जा रहे हैं हम लोग तो compression. कंप्रेशन साइन यहाँ पे प्लस आने वाला है, तो ये टोटल हम लोग जब वर्क डन डालेंगे टोटल वर्क सबको ऐड कर दो, टोटल वर्क डन कितना आ गया, -6 ATM liter. -9 लीटर ATM। ठीक है, हेलो। Yes sir. अब देखो यहाँ पे जैसे डायरेक्टली तुम लोग को बताए थे, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अगर तुमको सिंपली टोटल वर्क डन पूछा गया है तो डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं एरिया अंडर कर्व से, क्योंकि ये कर्व हमको पता है ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया अंडर कर्व टोटल वर्क डन अगर डायरेक्ट निकालना है हमको तो इसका हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, देखो लेंथ इंटू विड्थ कर दो, तो लेंथ हो गया 3 ATM और विड्थ भी हो गया 3 लीटर, है ना। तो 3 ATM इंटू 3 लीटर, तो 9 लीटर ATM आ गया। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, अब साइन हमको देखना है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन देख लो वर्क का, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्या डायरेक्शन है यहाँ पे, Clockwise. क्लॉकवाइज है, तो साइन क्या आना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव। माइनस। तो देखो ये -9 लीटर ATM डायरेक्ट आ गया, तो दोनों से सेम ही आएगा। अलग अलग करके सबको सम करो या फिर सिंपली अगर टोटल वर्क डन ही पूछा गया है तुमसे, सेपरेटली नहीं पूछा गया है, तो फिर डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन बिल्कुल वही जो बताया वैसे ही फॉलो करोगे, वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, No sir. बताओ बताओ, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो, नो सर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। चलो, तो यहाँ से अगर अलग अलग प्रोसेस में हम लोग वर्क डन देखना चाहें, तो जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग देखें, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या था, वर्क डन इक्वल टू 0 आ रहा था, क्योंकि अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो कुछ वर्क डन होगा क्या। नो सर। जैसे तुम लोग वहां पे फोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते थे, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना भी लगा दो, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क डन वहां पे 0 होता है या नहीं, Yes sir. बोलो। तो उसी तरह यहाँ भी प्रेशर तुम कितना भी अप्लाई कर दो, अगर वॉल्यूम चेंज डेल्टा V अगर 0 हो गया तो इसका मतलब वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा वर्क डन विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू 0। और आइसोकोरिक प्रोसेस में हमको पता है कि चेंज इन वॉल्यूम dV का होता है, चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 0। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में Yes. वर्क डन हमेशा 0। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस में So P into dV. वर्क डन इज इक्वल टू वही -P इंटू डेल्टा V। तो P यहाँ पे कांस्टेंट है और डेल्टा V चेंज होगा 1, यही अप्लाई करेंगे ना। Yes sir. नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो दो यहाँ पे इसके डिवीजन बन जाएंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस एक हो जाएगा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और दूसरा हो जाएगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, दोनों में फॉर्म अलग अलग होगा। ठीक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा बताओ,
रिवर्सिबल प्रोसेस अगर बोल दिया जाए, यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में तुम लोग को बताए थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है ना। एक्सटर्नल प्रेशर जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बताए थे या नहीं रिवर्सिबल में। यस सर। तो यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे, वो जो ऊपर वाला आइसोबारिक प्रोसेस वाला था वो तो सेम वही रहेगा, माइनस पी, क्योंकि पी यहाँ पे कांस्टेंट है और डेल्टा वी चेंज होगा वॉल्यूम। ठीक है, बोलो। यस सर। तो ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वर्क डन का, वो जस्ट आइसोबारिक प्रोसेस वाला ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्या, एक्सटर्नल प्रेशर नो सर। नहीं, तो यहाँ पे प्रेशर वेरी करता है। तो प्रेशर वेरी करता है तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन का देखो, ये वर्क डन क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डीवी। ठीक है, माइनस पी इंटू डीवी का इंटीग्रेशन हम लोग करते थे, माइनस साइन के साथ है, यहाँ माइनस आगे ले लो, और P इंटू डीवी का इंटीग्रेशन। और P अगर कांस्टेंट रहता था हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, तो P को बाहर ले लेते थे और डीवी को सिर्फ इंटीग्रेट करते थे हम लोग, यही है ना। यस सर। भी लेकिन इस केस में अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे P भी चेंज हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो होगा। यस सर। तो दोनों अब यहाँ पे वेरी कर रहा है, हमारा वॉल्यूम तो वेरी करेगा ही, प्लस प्रेशर भी वेरी कर रहा है। तब दोनों को एक साथ कैसे इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना। यहाँ पे यस ये वाला टर्म पूरा कांस्टेंट है, एन आर टी, ये तीनों चीज कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होगा नहीं। यस सर। आर कांस्टेंट है और आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे यस सर। प्रेशर को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एन आर टी बाई वी लिख सकते हैं। यस सर। तो देखो, तो वहां पे वर्क डन इज इक्वल टू ये क्या आ गया, माइनस पी के जगह पे पुट कर दिए हम लोग एन आर टी बाई वी, और यहाँ पे है डीवी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग V1 से V2। अब यहाँ पे देखना जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो कांस्टेंट हो गया एन आर और टी, ये तीनों निकल गया, तो ये बाहर निकल गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया dv बाई वी, और V1 से V2 तक। तो क्या होगा, dv 1 बाई वी dv का इंटीग्रेशन ln v। एलन। तो यहाँ से देख लो एन आर टी, और इसके जगह पे हम लोग पुट कर दिए ln v, और लिमिट कहाँ से पुट करोगे, V1 से V2। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस एन आर टी ln V2 बाय V1। कोई दिक्कत। नो सर। तो ये हो गया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो उसमें वर्क डन ऐसे निकालेंगे। और लॉग के फॉर्म में इसको अगर लिखना चाहें तो माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया हमारा, सॉरी 2.303 माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 बाय V1। ठीक, और अगर प्रेशर के टर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। यस सर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे देखोगे V2 बाय V1 का रेशियो क्या हो जाएगा, P1 बाय P2 के बराबर हो जाएगा। V2 बाय V1 करोगे तो वो यस किसके सर। इक्वल होगा, P1 बाय P2। तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, वॉल्यूम के टर्म में होगा तो लॉग V2 बाय V1 होगा, लेकिन प्रेशर के टर्म में अगर लिखोगे तो माइनस 2.303 nRT लॉग ये P1 बाय P2। तो ये ध्यान रखना कि प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं हम लोग या वॉल्यूम के टर्म में।
तो उसके हिसाब से हम लोग रेशियो लेते हैं। वॉल्यूम के टर्म में होगा तो V2/V1 होगा, प्रेशर के टर्म में लिखोगे तो P1/P2, मतलब पहले इनिशियल आएगा फिर फाइनल प्रेशर वाले में। ठीक है, V2V1 समझ रहे हो ना? V2 हो गया फाइनल वॉल्यूम और V1 हो गया इनिशियल वॉल्यूम। सर एक बार W इज इक्वल टू माइनस NRT से फिर से समझाइएगा ना। कौन सा माइनस NRT, कहाँ पे? सर थर्ड स्टेप, नीचे से थर्ड। उसमें क्या दिक्कत है? लिमिट पुट करो ना, LNV में लिमिट पुट करोगे V2 से V1, तो LNV2 माइनस LNV1 आएगा। यस सर। तो LNV2 माइनस LNV1 को V2/V1 नहीं लिख सकते हैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके? लिख सकते हैं सर। -2.303 कहाँ से? वो LN था ना, उसको हम लोग लॉग में कन्वर्ट कर लिए। वो LN बेस E है यहाँ पे, लॉग मतलब बेस 10 है ये। नहीं पढ़े हो? ओके सर। तो आयनिक में पढ़े। ये सारे चीज तो बताया ही है ये सब। LN को अगर लॉग में बदलना है तो क्या करते हैं हम लोग? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। आर का वैल्यू यहाँ पे कौन सा यूज करोगे बताओ? वर्क डन के केस में हम लोग डील कर रहे हैं, तो आर सर कौन सा 8 यूज पॉइंट करोगे? हाँ, 8.314 वाला, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और आर का एक और वैल्यू होता है, क्योंकि वर्क डन है तो वो कैलोरी के फॉर्म में भी हो सकता है, तो कैलोरी वाला भी यूनिट बताएं तुम लोगों को। कौन सा? 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। यस आर का दो वैल्यूज यहाँ पे यूज होगा, 8.314। देख लेना, जूल पर मोल केल्विन ये एक हो गया एनर्जी के टर्म में अगर है, तो दूसरा कैलोरी के टर्म में अगर पूछा गया तो नियरली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सर, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यस हो गया, लिख लिया? यस सर। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करो। 2 moles of a gas are expanded reversibly from 10 liter to 20 liter at 27 डिग्री सेल्सियस। वर्क डन फाइंड आउट करना है। पहला ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, at 27 degree Celsius a gas is expanded from 1 liter to 5 liter against 2 atm constant external pressure। वर्क डन फाइंड आउट करना है दोनों प्रोसेस में। चलो जल्दी जल्दी करो।
हो गया? एक सेकंड और। क्या कर रहे हो इतना देर से? वैल्यूज ही तो पुट करना है सर। सर 3441। क्या पहला वाला मेरे पास आंसर तो नहीं है, हम बता देते हैं क्या होगा। डायरेक्टली सिंपली रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, है ना? तो कौन सा फॉर्मूला यूज यस करोगे? वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 एनआरटी लॉग 2। -2.303। एन के जगह पे 2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यस आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर केल्विन में 300 केल्विन, 300 और लॉग 20 तो V2 है 20 और नीचे है 10, तो log 2 हो गया। log 2 का वैल्यू 0.3। 0.4, सॉरी 0.3 लेते हैं ना log 2। यस तो बस 0.3। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यही हो गया आंसर। अब कर लेना जो भी आएगा, ये तुम्हारा आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। यस सर। तो ये हो गया पहला। दूसरा का क्या आया? सेकंड वाले का फटाफट बताओ यार, तुम लोग बड़ा टाइम लगाते हो। क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो दिए ही हैं अभी तो। सर जस्ट सेकंड का 8 आया। 8 साइन के साथ बोलो यहाँ पे, सर -8 और यूनिट के साथ, साइन यूनिट सब चीज। सर -8 एटीएम हीट। कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होगा? कौन सा प्रोसेस ये दिख रहा है तुमको? सर बताओ। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रिवर्स एक्सटर्नल प्रेशर है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है? तो इरिवर्स। irreversible इरिवर्सिबल है। अब ये 27 डिग्री सेल्सियस वो भी फिक्स है, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है यहाँ पे। टेम्परेचर कांस्टेंट ही है ना? यस सर आइसोथर्मल। तो ये कौन सा इरिवर्सिबल हो गया? आइसोथर्मल आइसोथर्मल इरिवर्सल। इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन क्या लगाते हैं? -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो सिंपल सा यही फॉर्मूला हो जाएगा। -P एक्सटर्नल 2 ATM है, और डेल्टा वी कितना है? सो 4। 5 - 1, 4 लीटर, तो -8 लीटर ATM। जूल में पूछा जाए तो 101.3 जूल से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? हेलो। नो सर। चलो, तो वर्क डन के क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो। अब यहाँ तक बेसिक वर्क डन वाले जो क्वेश्चंस होंगे
वो सब ट्राई कर सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस तक, ठीक है। और ग्राफ वाले भी क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिक जो दिखेगा तुमको प्रोसेस से रिलेटेड और ग्राफ वाले क्वेश्चंस तो बना सकते हो अब, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आइडियाबेटिक प्रोसेस में कैसे निकालते हैं। आइडियाबेटिक में भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आएगा, तो वो सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? लिख लियो ना सारा? यस सर। बोलो, किसी को कुछ Yes, sir. पूछना है इसमें? पूछना है किसी को? No, sir. नहीं। इसका क्या क्या इसका? हेलो, कोई बोल रहा है क्या कुछ? सर ये चैप्टर किस चीज पर पूरा बेस्ड है? मतलब किस चीज के ऊपर बेस्ड है मतलब? सर बेसिक आइडिया क्या है इस चैप्टर? बताए तो लास्ट क्लास में, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एनर्जी हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है। सर जो दूसरे चैप्टर से उसमें डेफिनेशन से बहुत सारे चेंज है जो दूसरे चैप्टर में जो पहले थे। क्या चेंज है? सर जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का डेफिनेशन चेंज है। और तो हर जगह सेम थोड़ी रहेगा यार, अलग चैप्टर है तो चेंज तो रहेगा ही ना। सब सिमिलर कैसे रहेगा? अलग अलग चैप्टर ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। अब केमिकल इक्विलिब्रियम से इसको रिलेट करोगे तो थोड़ी वो कुछ कुछ टर्म्स वहां पे जैसे इसका एप्लीकेशन होता है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डेल्टा एच ये सब आया था थर्मो, वो सब अभी जैसे चैप्टर अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, 2 क्लास तो हुआ ही है। अभी और भी बहुत सारा नया चीज आएगा इसमें, तो थोड़ी ना ये सब चीज पहले थोड़ी ना पढ़े हो तुम लोग। तो बिल्कुल कंप्लीटली नया चैप्टर है ये तो, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनरिलेटेड टर्म्स आ जाते हैं जो कि पहले कभी नहीं सुने होगे, पहली बार सुन रहा। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सही से क्वेश्चंस। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है, क्योंकि जी एडवांस में अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक्स से। फिर इसका वेटेज ठीक है, क्या है? वेटेज बहुत सही है, 2 क्वेश्चन मिनिमम रहता ही है मेंस एडवांस सब में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फॉर स्पेशली फॉर जेई एडवांस। जेई मेंस में तो फिर भी आसान आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, बट जेई एडवांस में अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो इसमें टोटल कितने क्लासेस लगेंगे? लगेगा यार क्लासेस क्या, इक्विलिब्रियम में जितना लगा था उसके हिसाब से जोड़ लो, उसी के अराउंड लगेगा। ओके सर। इसमें रिसेंट ईयर का भी क्वेश्चन करवाइएगा। ठीक है, चलो तो तुम लोग बनाओ, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। थैंक यू यस सर। सर। थैंक चलो यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू।